सामने जब मैं आया था ना, तो एक स्टूडेंट था जिसके पास में स्टूडेंट वीज़ा था। वो जैसे एयरपोर्ट पे आया तो दोस्तों इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे उसको पासपोर्ट चेक किया तो उसको दोस्तों डिपोर्ट कर दिया। उसको एंट्री नहीं करनी थी मॉरिशस में। दोस्तों उस बंदे ने गलती क्या की थी वो भी मेरी वो इनके रूल्स है। स्टडी वीज़ा पे रिटर्न टिकट किसी कंट्री में बनता ही नहीं है और इस कंट्री में बनता है। 3 महीने का वीज़ा पकड़ा देते हैं, स्टम्प टिकट वगैरह वगैरह। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट को कुछ पता ही नहीं होता है। इमिग्रेशन वाले थोड़ी बताएंगे कि हम स्टम्प टिकेंगे टिकेंगे नहीं, वो फाइनल बताते हैं। क्या तो पेंडिंग आपका स्टेटस आएगा पेंडिंग, ठीक है। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है इमिग्रेशन में, ऐसा नहीं, ठीक है। जो स्टेटस आता है उसमें ये बताया कि पेंडिंग चल रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हम जब मॉरिशस में आएंगे तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर को हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, वो स्टूडेंट हो या फिर उसके पास में विजिट वीज़ा हो। दोस्तों दोनों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको मॉरिशस में क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करके लाने पड़ेंगे अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा। दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि मेरे सामने जब मैं आया था ना, तो एक स्टूडेंट था जिसके पास में स्टूडेंट वीज़ा था। वो जैसे एयरपोर्ट पे आया तो दोस्तों इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे उसको पासपोर्ट चेक किया तो उसको दोस्तों डिपोर्ट कर दिया। उसको एंट्री नहीं करनी थी मॉरिशस में। दोस्तों उस बंदे ने गलती क्या की थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना, सबसे पहले आपसे क्या मांगता है। दोस्तों सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर मांगता है पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट अगर आप इंडिया से आओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास में पासपोर्ट होगा। दोस्तों आपका पासपोर्ट है ना, कम से कम है ना 1 साल तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, ठीक है। क्योंकि आपका जो अगर आप स्टडी वीज़ा पा रहे हो तो कम से कम 1 साल का तो यहाँ पे स्टडी वीज़ा हो रहा होता है, ठीक है। पर दोस्तों आजकल है ना यहाँ पे 2 साल का कोर्स होने लग गया है। 2 साल को कि आपको यहाँ पे TRC मिलेगी, ठीक है। मोस्टली अब यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आएगा आपका वीज़ा। दोस्तों मॉरिशस का वीज़ा मिलता है 3 महीने का। आपको ना साल का मिलेगा ना 2 साल का मिलेगा। मॉरिशस का वीज़ा आपको पूरे 3 महीने का मिलेगा। 3 महीने के बाद आपकी TRC आती है, ठीक है। जो आपका वीज़ा है ना वो मिलेगा। दूसरा दोस्तों जो कॉलेज का ऑफर लेटर होता है ना, इसको हम एडमिशन लेटर बोलते हैं, वो दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। काफ़ी बार इमिग्रेशन ऑफिसर उसको है ना उससे पूछता है। दोस्तों एक चीज़ और होनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी बार इमिग्रेशन ऑफिसर स्टूडेंट से ये पूछ लेता है कि आप कहाँ पे रहोगे, आपका स्टे कहाँ पर रहेगा। मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहूँगा। दोस्तों आपको एक काम करना, आप अपने एजेंट से है ना अकोमोडेशन लेटर ले लेना कॉलेज का, ठीक है। तो वो आपको ना इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा ना तो आपको दिखा देना कि मैं इधर रहूँगा, ठीक है। ये मेरा वीज़ा, ये मेरा लेटर है। काफ़ी बार दोस्तों कि इमिग्रेशन ऑफिसर है ना ये पूछ लेता है कि है ना आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी फ़ीस वगैरह की रिसिप्ट है कि नहीं आपके पास में। हर किसी से नहीं पूछता, वो रैंडमली है ना किसी से पूछ लेता है। तो आपको फ़ीस रिसिप्ट वगैरह आपको दिखा देनी है, ओके। कॉलेज लेटर आपको दिखा देना है, वीज़ा आपको दिखा देना है और अकोमोडेशन का प्रूफ है ना कुछ आपके पास में होना चाहिए, ओके। वीज़ा अप्लाई के दौरान आपने जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे, आपको अपना फंड का प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट, PCC और मेडिकल दोस्तों आपको अलग फाइल में रख लेना है। कभी कभी इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ लेता है, 50% चांस ये होता है कि पूछता नहीं। वो मोस्टली है ना पासपोर्ट मांगता है, ठीक है, और वीज़ा की कॉपी मांगता है ना, वो देखता है, वीज़ा देखता है। और दूसरा दोस्तों है ना अकोमोडेशन के बारे में वो पूछता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, फंड के बारे में, बैंक स्टेटमेंट के बारे में और मेडिकल, PCC, ये कभी कभी पूछता है। पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट है ना कैरी करके रखने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ना आपके पास में रिटर्न टिकट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास में रिटर्न टिकट नहीं होगी ना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आपको खड़ी चोट रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और मैं सबसे ये राय देना चाहता हूँ कि आप डमी टिकट मत लाना, आप रियल टिकट ले आना, ठीक है ना। 1 महीने बाद की, जैसे अब आप आए हो 1 अगस्त को आपने एंट्री करी है, ठीक है। आपकी फ़्लाइट है आने की 1 अगस्त की, ठीक है। तो आपकी जो रिटर्न है ना आप करवा लेना अक्टूबर या फिर अगस्त है ना 30 की करवा लेना। 1 महीने का गैप होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए आपके सारे पैसे मिल जाएंगे अगर आप मान लो 30 अगस्त से पहले, 30 अगस्त से है ना 7 दिन पहले है ना, मान लो आप है ना 23 अगस्त को है ना
अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवाते हो तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। मॉरिशस में आने के बाद में 3-4 दिन के बाद आप अपनी रिटर्न टिकट को ना कैंसिल करवा लेना, आपके सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डमी टिकट के चक्कर में आप मत रहना। डमी टिकट थोड़ी है ना 5-6 हज़ार रुपये की हो जाती है, ओके। क्योंकि बंदे हैं ना सोचते हैं यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं डमी टिकट करा लेता हूँ, ठीक है। डमी टिकट के जितने पैसे होते हैं 4-5-6 हज़ार रुपये जो भी लगते हैं वो दोस्तों ख़राब जाते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़े और पैसे लगा के है ना, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा आपका, ओके। आप रिटर्न टिकट रियल करवा लेना, क्योंकि वो चेक करते हैं दोस्तों। ओके, कन्फर्म टिकट है ना, कन्फर्म टिकट होगी ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके साथ में, ठीक है। तो वो टिकट करा के लाना और फिर 3-4 दिन के बाद कैंसिल करवा देना। मैंने भी ऐसे करवाया था, जो मैंने करवाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सारे पैसे रिटर्न टिकट के है ना आपके ना मिल जाएंगे। डमी टिकट कराओगे तो पैसे खराब जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्म टिकट नहीं होते, ठीक है। तो 4-5 हज़ार रुपये वो आपके पैसे खराब जाएंगे। एजेंट है ना आपसे है ना फालतू रुपये ले लेगा। तो एजेंट वगैरह है ना, और किसी से भी है ना आपको टिकट कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कहने की बात है कि आपके पास में पासपोर्ट, वीज़ा, अकोमोडेशन का कोई प्रूफ होता अच्छा है, ठीक है। चौथा दोस्तों रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट दोस्तों मेरी बेंगलोर में चेक करी थी, तो रिटर्न टिकट को दोस्तों भूल मत जाना, कंफर्म होना तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, आप ये टिप्स यूज कर सकते हो और आके आप कैंसिल भी करवा सकते हो, ओके। आपकी है ना आराम से ईजिली बहुत ही स्मूथ तरीके से आपकी इस कंट्री में है ना एंट्री हो जाएगी दोस्तों। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त जो 1 साल पहले मेरे साथ आया था, उसको कैसे वापस भेज दिया था। उसने ऐसे क्या गलती कर दी थी कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको वापस भेज दिया। उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा था, अकोमोडेशन का था, ठीक है, सब कुछ था, प्रूफ था उसके पास में, और उसको है ना और रिटर्न टिकट वगैरह सब कुछ थी उसके पास में, ठीक है। चारों चीज़ तो उसके पास में। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी। उसने गलती ये कर दी थी कि वो पहले इस कंट्री में है ना विजिट वीज़ा पे आया हुआ था और वो हो गया था ओवरस्टे। फिर वो जैसे वापस गया ना तो उस पर 6 महीने का बैन कर दिया था दोस्तों। इसमें मॉरिशस इमिग्रेशन का कितना बड़ा एरर है आपको पता है। ये बंदा ओवरस्टे कर चुका है, हमने इस पर 6 महीने का बैन लगा रखा है, फिर भी आपने इसको है ना स्टडी वीज़ा दे दिया और इसके पैसे 2.5-3 लाख रुपए ख़राब करवा दिए, ठीक है दोस्तों। इसमें गलती उस बंदे की नहीं है, उस बंदे की तो है, उसको पता है कि मेरा बैन लग रहा है, ठीक, उसने फिर भी अप्लाई किया और फिर मॉरिशस इमिग्रेशन ने ना उसको वीज़ा भी दे दिया, फिर उसको वापस भी कर दिया। तो यहाँ का इमिग्रेशन दोस्तों ऐसा ही है। देखिए दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा ले लो, आपको क्या तो 1 साल का मिलेगा, जितने का ड्यूरेशन होती है ना कोर्स की उतना मिलेगा, तो जितने दिन का कोर्स होता है ना उतने दिन का आपको पूरा मिलेगा, 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इस कंट्री में दोस्तों 3 महीने का शुरू का वीज़ा देने का मतलब क्या है? फिर उसके बाद में TRC आती है दोस्तों। काफ़ी बंदों के साथ ये होता है कि पूरी महीने की TRC भी नहीं आती, 3 महीने प्लस में आपको मिलेंगे 9 महीने की TRC आनी चाहिए, ठीक है, 3 और 9 12 महीने दोस्तों। काफ़ी बंदों को ना TRC आती है 7 महीने की, यानी कि है ना उनके 10 महीने की ड्यूरेशन रहती है। काफ़ी बंदों के साथ दोस्तों ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि पूरे साल की TRC भी नहीं आती है। तो ये यहाँ का इमिग्रेशन दोस्तों ऐसा ही है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो रूल्स तो इनके खुद ऐसे ही अजीबो गरीबो इनके रूल्स है। स्टडी वीज़ा पे रिटर्न टिकट किसी कंट्री में बनता ही नहीं है और इस कंट्री में बनता है, 3 महीने का वीज़ा पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो दोस्तों है ना इस कंट्री की थोड़ी अजीबो गरीब सी है, मतलब परेशान करने वाली बात है बंदों को। ओके, रिटर्न टिकट करवाना, फिर उसके बाद में ना TRC के लिए वेट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना काफ़ी देखने के लिए आती है। तो जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, आपको ये गलती नहीं करनी है। आप पहले इस कंट्री में ना बैन नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपको जो आपकी ड्यूरेशन है बैन होने के, मान लो आप है ना स्टे रुक जाते हो, ठीक है, फिर आपके के साथ में 6 महीने का ना आपको ना बैन लग जाता है इस कंट्री में, तो आपको उस दौरान वीज़ा वगैरह कुछ नहीं लगवाना है। उसके बाद है ना बैन हटने के बाद में चेक करवाना है कि आपका बैन हटा कि नहीं हटा, फिर आपको लगवाना है, ठीक है। तो जो गलती है मेरे फ्रेंड ने की थी ना, वो गलती आप मत करना दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। एक प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है जो बंदे मॉरिशस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी बंदों का दोस्तों है ना 50% बंदों का है ना मॉरिशस का स्टडी वीज़ा आने में दोस्तों बहुत टाइम लग रहा है। बंदे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दोस्तों। पहले स्टडी वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता था, अब दोस्तों यहाँ की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब ये वीज़ा देने में काफ़ी डिले कर रहे हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड है, काफ़ी जानकार है, उनका भी वीज़ा आने में ना काफ़ी टाइम लग रहा दोस्तों। वीज़ा तो दोस्तों आ जाएगा, पर दोस्तों अगर आप है ना
अगर आपका टाइम पे नहीं आता ना दोस्तों, तो बंदे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, घबराने लग जाते हैं कि वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और काफ़ी एजेंट दोस्तों है ना ये बोलते हैं कि आपका वीज़ा आ गया, ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिस में आपका वीज़ा, ठीक है, वापस स्टम्प टिक गया वगैरह वगैरह। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट को कुछ पता ही नहीं होता है। इमिग्रेशन वाले थोड़ी बताएंगे कि हम स्टम्प टिकेंगे टिकेंगे नहीं, वो फाइनल बताते हैं। क्या तो पेंडिंग आपका स्टेटस आएगा पेंडिंग, ठीक है, वो ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है इमिग्रेशन में, ऐसा नहीं, ठीक है। जो स्टेटस आता है उसमें ये बताएगी पेंडिंग चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में, बस ये नहीं बताएंगे कि अभी भाई इमिग्रेशन ऑफर ने स्टेप नहीं लगाई, ये नहीं लगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तब आना होगा एकदम क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है, सक्सेसफुल वगैरह जो भी स्टेटस होगा पूरा बता देंगे आपको, ठीक है, क्लियर हो चुका, वीज़ा मिल चुका, ठीक है, ठीक है। तो कुरियर वगैरह जो भी आएगा वो तो ऐसा आएगा, क्योंकि है ना बंदे का प्रेशर करती है एजेंट को, भाई कब आएगा, ठीक है। तो एजेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता, उसका काम होता है जो अप्लाई करवाना वो करवा देता है। काफ़ी बार क्या होता है कि बंदों के डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, फंड जैसे प्रॉपर नहीं होता, 4 लाख तक जो मांगा जाता है, ठीक है। मेडिकल में क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ओके। पीसीसी क्लियर नहीं होती, पीसीसी नहीं लगाते, पीसीसी लगानी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, ठीक है। एज में काफ़ी बार क्या होता है कि 35 साल से बंदों की एज होती है, वो एजेंट बताते नहीं, तो ये काफ़ी इशू है जो ये आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ये भी कारण होते हैं डिले होने के, ओके। दोस्तों काफ़ी भाई है ना ये कमेंट करते हैं कि मॉरिशस में इतनी सैलरी नहीं है, 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है, यानी कि मॉरिशस 20,000 मॉरिशस से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी नहीं है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप में टैलेंट है ना, आराम से आप 30,000 मॉरिशस आराम से यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। जो लोग ये कमेंट बोलते हैं ना कि 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी नहीं है, दोस्तों 20,000 यहाँ की बेसिक है। जैसे हमारे हरियाणा में बेसिक कितनी है, 14,500 15,000 बेसिक है हरियाणा की, ठीक है। और लोग कितना कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, ठीक है। जो वेयर हाउसेज है ना हरियाणा में, ठीक है, उनकी बात बता दो, जिनकी बेसिक 15-16,000 है ना, तो वो आराम से 20-22-25,000 तक रुपए वो कमा लेते हैं। तो ये हिसाब इधर है। अगर यहाँ पे है ना 20,000 बेसिक है ना, 20-22,000, तो है ना आप आराम से यहाँ पे है ना अगर ट्राई करोगे तो यहाँ पे 20-22,000 से स्टार्टिंग है और 40,000 तक यहाँ पे बंदे कमाते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, आपने कुछ नौकरी चेंज नहीं की, आपने ढंग से सर्च नहीं की, मेहनत नहीं की नौकरी करने में, ठीक है ना, नौकरी पाने के लिए आप घूमे फिरे नहीं, तो आपको भी 20-22,000 से ज़्यादा कौन देगा, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो ना, आप है ना पूछना जो बंदे होंगे ना यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे कितने कमा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत भी स्किल्स हैं तो आप अच्छा कमा सकते हो दोस्तों। और काफ़ी दोस्तों ऐसे यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, जैसे ड्राइविंग का मैंने बता दिया, काफ़ी लोग अच्छे यहाँ पे अर्निंग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग में दोस्तों एक मेरे पास कमेंट आया था कि वेल्डिंग में कितनी सैलरी कैसे क्या है। वेल्डर दोस्तों बड़े वेल्डर ना तो 2,000 मोशन कमाता है, यानी कि 3,500-4,000 रुपये इंडियन मनी, ठीक है। तो थोड़ा स्किल्स तो लाओ आप, ठीक है, पैसा है तो स्किल्स के साथ ही दोस्तों पैसा बढ़ता है, ठीक है। नॉर्मल आदमी दोस्तों है ना 25-30 हज़ार के आसपास ही कमा सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए शुरू में क्या होता है कि जैसे आपके पास स्किल्स नहीं है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, 8-9 घंटे के बाद भी आपको कुछ जॉब करनी पड़ेगी 15-16 घंटा तक शुरू में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप आराम से है ना 35,000 के आसपास कमा सकते हो, ठीक है, डबल शिफ्ट करके, ओके। उसमें आपको ये लगा कि 6-7 हज़ार रुपये आपका खर्चा डालो, ठीक है, तो आपको 28,000 रुपये आपको का बन जाएगा, ठीक है। 28,000 को है ना आप है ना अगर दुगना करें ना तो ये हो जाता है कि 55-60 के आसपास हो जाता है, ठीक है। उससे कम लगा लो, 50,000 तक आप आराम से बेच सकते हो। अगर 1.80 का आपको रेट मिल रहा है ना, और दुगना भी नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा तो है ना आप अपने घर 50,000 बेच सकते हो वो, अगर आप डबल शिफ्ट करोगे तो, ठीक है। तो जॉब ढूंढो, जॉब सर्च करो, ठीक है ना, मेहनत करो। एजेंट तो आपको है ना थोड़ी बहुत वाली जॉब है ना पकड़ा देगा, 20-25 हज़ार वाली करनी, तो दोस्तों आपको ना आपको पता है ना कि आप कितनी मेहनत से आपने मॉरिशस में आने के लिए पैसा दिया है, ठीक है। तो वो आपको ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, दूसरों के बहकाव में नहीं आना कि यहाँ पे सैलरी नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा है, सब कुछ है। जितनी मेहनत करोगे, जितना जॉब ढूंढोगे, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। वो दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।